आज हम अध्याय 8 भाग 1 वायुमंडल संगठन व संरचना प्रकरण वायुमंडल संगठन व संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु हैं, विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण है, उन विभिन्न प्रकार की गैसों के आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। अगर वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो वायुमंडल का संगठन गैस, जलवाष्प और धूलकण, इन तीनों से वायुमंडल का संगठन है। जैसे गैसों के बारे में पढ़ते हैं तो वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक जो गैसें पाई जाती हैं, वो सबसे अधिक गैसें वायुमंडल में अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, जो 78.03% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक गैसें हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो 20.99% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगर आर्गन गैस इसको देखते हैं तो 0.9323% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती हैं। हाइड्रोजन 0.01% पाई जाती हैं। नियॉन 0.0018% पाई जाती हैं। हीलियम 0.005% पाई जाती हैं। क्रिप्टॉन गैस हैं वो 0.0001% पाई जाती हैं, और जेनॉन ये 0.00005% गैस पाई जाती हैं। तो वायुमंडल का संगठन है वो वायुमंडल का संगठन विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूलकण, इन तीनों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जिसमें अगर वायुमंडल में गैसों को देखते हैं तो सर्वाधिक गैस की मात्रा है वो नाइट्रोजन की है और उसके बाद ऑक्सीजन की है। इन दोनों गैसों को मिला देते तो लगभग 99% ये गैस हो जाती हैं, और बाकी वाली विभिन्न प्रकार की गैसें जो 1% मात्रा पाई जाती है। अब हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वायुमंडल बना है वो कई विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से बने हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूलकण भी उपस्थित रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों जैसे नाइट्रोजन, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक 78.8%, ये वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है पेड़ पौधों के लिए। इसी प्रकार दूसरी गैस अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस मानी गई है, क्योंकि इसके बिना हम श्वास नहीं ले सकते हैं। श्वास के लिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए श्वास लेने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का होना आवश्यक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%। ऑक्सीजन के जमा में ईंधन नहीं जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन का अभाव होगा तो हम कोई भी ईंधन को जला नहीं सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन गैस है वो जलने में सहायक भी होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैसें वो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और उससे जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने प्राणदायिनी वायु के रूप में ग्रहण करते हैं और अग्नि जलाने के लिए ये काम में आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह सबसे भारी गैस है, और इस कारण इसकी प्रतिशतता अगर देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशतता 0.03% है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन के लिए और अपने श्वसन क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। ओजोन गैस ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही आती हैं। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती हैं। ये सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती हैं। इस प्रकार से अगर हम इन गैसों का और अध्ययन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
वो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी गैस है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी मानी जाती है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी मानी जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाएगा। ओजोन गैस का देखते हैं तो वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। इसी प्रकार जल वाष्प का अगर हम अध्ययन करते हैं तो जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित परिवर्तनीय गैस हैं जो ऊंचाई के साथ घटती जाती हैं। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन के 4% होती हैं, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम हो जाता है। सूर्य से निकलने वाले तापमान के कुछ भाग को अवशोषित करती हैं तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती हैं। ये एक कंबल की तरह कार्य करती हैं तथा वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी ये योगदान देती है। तो जल वाष्प है वो ठंडे प्रदेशों में और रेगिस्तान के अंदर कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ उष्णकटिबंध और हवा के आयतन के अनुसार देखते हैं तो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में ये अधिक पाई जाती हैं। गर्म होना चाहिए और आर्द्र उष्णकटिबंध होगा वहाँ 4% से भी अधिक ये जल वाष्प पाई जाती हैं। अगर हम ठंडे प्रदेशों में जाते हैं या शुष्क प्रदेशों में जहाँ शुष्क हवाएं चलती हैं वहाँ 1% से भी कम ये जल वाष्प पाई जाती हैं। ये एक कंबल के रूप में कार्य करती है जिसके कारण से जल वाष्प के कारण से जो सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं वो कम आती हैं और आने के कारण पृथ्वी का तापमान है कम हो जाता है। पृथ्वी का तापमान अधिक नहीं हो पाता है जल वाष्प के कारण। इसी प्रकार धूलकण देखते हैं तो समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा राख, पराग धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल और नमक के कारण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ते हैं तो वायुमंडल की परतों में शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल जिसमें आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये इस प्रकार से वायुमंडल के अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं। अगर हम एक एक परत को देखते हैं तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत है वो शोभ मंडल है। शुरुआती परत जिसको शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं, जिसमें जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो सभी शोभ मंडल के अंतर्गत होते हैं। उसके ऊपर वाला जो भाग होता है शोभ सीमा, और शोभ सीमा के ऊपर भाग होता है समताप मंडल। समताप मंडल में जैसे आपके चित्र दिए हुए हैं, समताप मंडल में जो भी हवाई जहाज़ें हैं वो उड़ सकती हैं, उसमें मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, तापमान समान रहता है। इसलिए इसके अंदर जो हवाई यात्राएं होती हैं वो समताप मंडल में हवाई जहाज़ें उड़ाई जाती हैं, क्योंकि इसमें मौसम में परिवर्तन नहीं होने के कारण इसमें बादल नहीं होते हैं, इसलिए वो आसानी से उड़ सकती हैं। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो मध्य मंडल आता है, और मध्य मंडल के अंदर कई उल्काएं पिंड दिखाई देती हैं, उल्काएं टूटती हुई दिखाई देती हैं। और उसके ऊपर जाते हैं तो आयन मंडल, और उसी के ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मंडलों के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले शोभ मंडल। इसकी ऊंचाई देखते हैं तो ये जो धरातल है उस धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अगर इसको ध्रुवों से देखते हैं तो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, और विषुवत वृत्त से देखते हैं तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। शोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त में सबसे अधिक, क्योंकि तेज़ वायु प्रवाह के कारण इसकी ऊंचाई, तेज़ वायु प्रवाह के कारण इसमें संवहन क्रिया होती है, और संवहन क्रिया होने के कारण
इस मंडल में धूल तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं और इस मंडल में मौसम में परिवर्तन तथा प्रत्येक 165 की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की जैविक क्रिया इसलिए होती हैं, इसमें जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होते हैं। अगर क्षोभ सीमा की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला जो भाग होता है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। और ये विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। दूसरा आता है समताप मंडल। क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। यानी कि मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है, उसको मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस प्रकार से इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और बहिर्मंडल ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, बाह्य मंडल के ऊपर स्थित है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इसमें जितनी भी हल्की हवाएं वायु हैं, सभी हल्की वायु इसी मंडल में पाई जाती हैं और सभी घटक विरल जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन किया। मौसम और जलवायु के तत्वों को देखते हैं तो तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण ये मौसम और जलवायु के तत्वों को प्रभावित करता है। जैसे हमने पढ़ा है, इन वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ा, तो वायुमंडल की संरचना के बारे में सबसे पहले क्षोभ मंडल के अंतर्गत हम देखते हैं ये लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहीं कहीं इसकी 18 किलोमीटर की ऊंचाई भी पाई जाती है और कहीं कहीं 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच भी ऊंचाई पाई जाती है। क्योंकि जिस प्रकार जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाएगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर आएंगे वैसे वैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो इसी के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे बारिश होना, आंधी तूफान आना, बादल बनना, ये सभी परिवर्तन इसके अंतर्गत होते हैं। इसके ऊपर देखते हैं तो क्षोभ सीमा होती है, जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली एक सीमा होती है, उसको क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है, जिसमें ओजोन गैस की मात्रा होती है। ओजोन गैस की एक परत होती है, उन परतों के कारण जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसका वो अवशोषण करती हैं और अवशोषित करके फिर पृथ्वी तक पहुंचाती है, जिससे पृथ्वी अधिक गर्म नहीं होती है, पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा हानिकारक किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ये क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। और अगर हम इसके बारे में और देखते तो मध्य मंडल में उल्काएँ, टूटती हुई उल्काएँ ये सभी दिखाई देती हैं। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। इसमें तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और ऊंचाई के साथ तापमान इसमें घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। आयन मंडल है जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और इसी के साथ में रेडियो तरंगों के परावर्तित करने के कारण
हमारे घर में जितने भी दूर संचार के जितने भी संसाधन हैं वो इसी आयन मंडल के कारण ही चलते हैं। जैसे हमारे घर में टेलीविज़न चलना, रेडियो चलना, इंटरनेट की सुविधा होना, ये सभी आयन मंडल के अंतर्गत इसी कारण से चलते हैं, जिसमें उपग्रह वगैरह भी इसमें छोड़े जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम उससे भी ऊपर वाले भाग को देखते हैं तो बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें तापमान 1000 सेंटीग्रेड से भी अधिक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई देखते हैं, तापमान अधिक होता है। इसमें वायु हवाएं अधिक विरल गति से चलती हैं, जैसे इसमें अधिक हवाएं हीलियम है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जो हल्की गैसें होती हैं वो इस मंडल में पाई जाती हैं। बाह्य मंडल में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होने के कारण हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न है, कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? यह गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन गैस से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती हैं। ये समताप मंडल में पाई जाती हैं ओजोन गैस। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कौन सी गैस मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन। तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी है? इस मंडल में विद्युत आवेशित आयन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ दूर संचार प्रणाली संभव हो पाती है। गृह कार्य, ये आपको नोट्स बुक में करना है। गृह कार्य, पहला प्रश्न है, वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल किस किस से बना हुआ है, उन सब का वर्णन आपको करना है। वायुमंडल की संरचना को चित्र द्वारा समझिए। वायुमंडल की संरचना, जो वायुमंडल की परतें हैं, उन सभी का वर्णन चित्र के माध्यम से आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।